जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष यादव। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे जिसका नाम है इंडो चाइना वार 1962। आज जानेंगे कि 1962 में जो भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, आज उसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे और जानेंगे। और एक महत्वपूर्ण एक ऐसे योद्धा की भी कहानी जानेंगे जिसका नाम था मेजर शैतान सिंह, जिसने चाइना की फौज के कैसे छक्के छुड़ाए थे। आज उसकी भी कहानी समझेंगे और आज जानेंगे कि 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ, आज उसके पीछे की कहानी समझेंगे। ये कहानी है 1906 में, जब हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था और भारत में एक ब्रिटिश रूल चल रहा था, अंग्रेजों के अधीन था हमारा देश। और उस समय जो तिब्बत था, ये वाला जो तिब्बत था, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र था। ये चाइना के अंदर या चाइना में शामिल नहीं था। तिब्बत था एक स्वतंत्र राष्ट्र था। और तिब्बत पर क्या करते थे, जो तिब्बत वाले लोग थे वो नेपालियों से परेशान थे, क्योंकि जो नेपाली लोग थे ये इनको जब चाहते थे लठिया देते थे, जब चाहते थे इनको गिरा के मारते थे। और इनसे बलपूर्वक या अपनी ताकत के दम पर जो भी इन्होंने तिब्बत वाले जो भी पैदा करते थे, और नेपाल वाले जाते थे तिब्बत वालों के पास और जबरदस्ती अपने बलपूर्वक वहां से कर जबरदस्ती छीन ले आते थे। और तिब्बत वाले नेपालियों से परेशान होने लगे कि भाई ये कब तक चलेगा, ये तो हम लोग पैदा करते हैं, नेपाल वाले आते हैं हमको लठिया चले जाते हैं। तिब्बत वालों ने सोचा कि भाई भारत से मदद मांगी जाए, मगर भारत में तो अंग्रेज लोग थे, उनकी तो हड़प नीति थी, अगर अंग्रेजों के पास गए तो पूरा तिब्बत हड़प लेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई अपने पड़ोसी के पास चलते हैं। पड़ोसी कौन था? चाइना। बोले चाइना के पास चलते हैं और चाइना से मदद मांगने चलते हैं। और चाइना से मदद मांगने गए, चाइना से मदद मांगे गए और चाइना का जो शासक था उसका नाम था माचू। माचू शासक था वहां का, चाइना का माचू शासक। उसने कहा भाई हम एक शर्त पर तिब्बत वालों की मदद कर सकते हैं। बोले शर्त यह है कि जब हमारी सेना तिब्बत पर खड़ी होगी तभी हम नेपालियों से तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, और जब तक हमारी सेना तिब्बत पर खड़ी नहीं होगी, चाइना की सेना जब तक तिब्बत पर खड़ी नहीं होगी तब तक हम नेपालियों से मदद नहीं कर पाएंगे तुम्हारी। तो तिब्बत वाले मंजूर हो गए, ठीक है भाई अपनी सेना ले आओ और तिब्बत पर खड़ी कर दो। और माजू शासक ने, और जो चाइना की जो आर्मी थी पहले, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, और उसने तिब्बत पर चारों तरफ तिब्बत पर खड़ी हो गई। जब सेना तिब्बत के सपोर्ट करने के लिए, नेपालियों से रक्षा करने के लिए जब चीन की सेना तिब्बत पर खड़ी हो गई, तो वहां पर कुछ दिन बाद ही चीन की जो शासक था, चीनी सैनिकों ने अनाउंसमेंट कर दिया तिब्बत में कि भाई अब तिब्बत वाले अब चीन के निवासी हो गए हैं, अब तिब्बत वाले चीन के निवासी हो गए हैं, अब आप तिब्बत के नहीं रहे, अब आप चीन के निवासी हो गए। तिब्बत वाले सदमे में चले गए। बोले भाई ये क्या हो गया, हमने तो इनको रक्षा करने के लिए बुलाया था कि कब्जा करने के लिए बुलाया था। बोला ये नहीं। वे तो सोचने लगे कि भाई ये तो हमने अपने आप पर, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने आप मार ली। तो ये लोग और चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया तिब्बत पर, और पूरा कब्जा कर लिया और पूरे तिब्बत में अनाउंसमेंट कर दिया कि आप लोग अब तिब्बत के निवासी हो गए हैं। और जैसे ही इसकी मृत्यु, और 1906 में इसने कब्जा कर लिया था तिब्बत पर, और जैसे ही इसकी मृत्यु 1912 में, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, चीन के शासक की जैसे ही 1912 में मृत्यु हुई, और तिब्बत वालों ने तुरंत अपने देश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तिब्बत वालों ने जैसे इसकी मृत्यु हो गई, चीन के शासक की मृत्यु हो गई, और वैसे ही तिब्बत वालों ने तुरंत अपने देश को, अपने तिब्बत को तुरंत मतलब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। और जैसे ही तिब्बत वालों ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, वैसे अंग्रेज नजर गड़ाए बैठे थे, और तुरंत ही जैसे तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र किया, वैसे ही अंग्रेजों ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो पूरा तिब्बत पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का, और वो पूरा तिब्बत भारत के अधीन हो गया। जब भारत के अधीन हो गया तो चाइना वाले कहने लगे नहीं भाई ये तो गलत बात है, अंग्रेज लोग तुम लोग, ये तो पहले हमारा कब्जा था इस पर। नेपाल कहने लगा भाई ऐसा नहीं है, हम भी यहाँ से कर वसूलते थे, हमको भी कुछ पार्ट दिया जाए।
अंग्रेज लोग कहने लगे भाई तुमने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, इसके पहले हमारा कब्जा था। तो तीनों देशों को, नेपाल और चाइना और तिब्बत को, तीनों को बुलाया गया 1914 में, और ये एक समझौता हुआ जिसका नाम है शिमला समझौता। शिमला समझौता, शिमला समझौता हुआ, उसमें तीनों देशों को बुलाया गया, चीन को, नेपाल को और तिब्बत को। और जो अधिकारी, समझौते के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो ब्रिटिश की तरफ से जो अधिकारी था, उसका नाम था मैक मोहन। मैक मोहन ने समझौता किया जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट, जिसका नाम था शिमला समझौता। और शिमला समझौता के लिए तीनों देशों को बुलाया गया, और जो तिब्बत था इसको दो भागों में बांट दिया गया। इधर वाला जो पार्ट था तिब्बत का, इधर तिब्बत को दे दिए गए, और इधर वाला जो पार्ट था ये चाइना को दे दिया गया कि भाई ये वाला पार्ट जो था, इधर वाला जो पार्ट था वो चाइना को दे दिया गया कि ये भाई इस पर चाइना का अधिकार होगा, और इधर वाला जो था ये तिब्बत को दे दिया गया। और इस वाले क्षेत्र को तिब्बत ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया कि ये वाला जो भाग है वो उस पर स्वतंत्र होगा, और ये वाला जो भाग होगा तिब्बत का, इधर वाला जो भाग था वो चाइना को दे दिया गया, और चाइना वालों ने अपने में शामिल कर लिया। और जो रेखा खींची गई, जो बाउंड्री खींची गई, भारत और चीन के बीच में नहीं खींची गई थी, भारत और तिब्बत के बीच में जो रेखा खींची गई थी, जो बाउंड्री खींची गई थी, उसी रेखा को कहते हैं मैक मोहन लाइन। क्योंकि जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जो शिमला समझौता हुआ था, जो समझौता करने के लिए जो अधिकारी गया था ब्रिटिश की तरफ से, उसी का नाम था मैक मोहन। और उसी के नाम पर जो तिब्बत और भारत के बीच में एक नई बाउंड्री खींची गई जिसको कहते हैं मैक मोहन रेखा या मैक मोहन लाइन। और आगे क्या हुआ कि जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया, जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया, और उस समय भारत के रिश्ते चाइना के साथ, भारत के प्रधान जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके रिश्ते चाइना के साथ अच्छे थे, और उन्होंने ही पूरे भारत में हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगवा दिए। पूरे देश में हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे कि अब हिंदू और जो हिंदी और जो चाइना वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान के लोग हैं और चाइना वाले लोग हैं, वो भाई भाई हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। इधर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। और 1959 में जो तिब्बत वाला भाग, जो स्वतंत्र राष्ट्र था जो तिब्बत, उस पर चाइना ने, क्योंकि उसको साम्राज्यवाद बढ़ाना था, चाइना की हमेशा से नीति रही है साम्राज्यवाद वाली, तो चाइना ने 1959 में तिब्बत पर, जो ये तिब्बत था, इस पर आक्रमण कर दिया। जब तिब्बत पर आक्रमण हो गया और तिब्बत पर, पूरा तिब्बत पर कब्जा कर लिया, भारत के पार्लियामेंट में बहस होना शुरू हो गई कि भाई, भारत के प्रधानमंत्री से कहने लगे कि भारत, चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, आप कुछ स्टेटमेंट जारी करें, आप कुछ आदेश दें, तिब्बत वालों की रक्षा करें। भारत सरकार ने कोई हिम्मत नहीं दिखाई। और यहाँ पर जो तिब्बत में जो दलाई लामा का ग्रुप था, बौद्धिस्ट लोग रहते थे यहाँ पर, दलाई लामा का बहुत बड़ी संख्या में दलाई लामा के लोग रहते थे। और दलाई लामा जब आक्रमण हो गया, जब तिब्बत पर आक्रमण हो गया, तो तिब्बत को छोड़कर लोग लद्दाख में शरण ले ली। बहुत बड़ी संख्या में दलाई लामा ने तिब्बत पर, जब लद्दाख में शरण ले ली, तिब्बत को छोड़कर लद्दाख चले गए, तब चाइना को पता चला कि अच्छा, भारत में शरण ले ली। और चाइना ने ही 1962 में, और जहां पर दलाई लामा का संगठन था, जहां पर दलाई लामा लोग जिस लद्दाख में जहां पर इकट्ठा हुए थे, 1962 में चीन ने लद्दाख पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण हो गया तो बहुत बड़े क्षेत्र पर, लद्दाख के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा हो गया। चाइना की फौज बहुत अंदर तक घुस आई और कब्जा कर लिया, बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया। तब भारत में पार्लियामेंट में बहस होना शुरू हो गई। प्रधानमंत्री से लोग कहने लगे कि भाई, अब तो आदेश दो, अब तो हमारी सेनाओं को आदेश दो, हमारी एयरफोर्स को आदेश दो, क्योंकि उस 1962 में चाइना से बेहतर हमारी एयरफोर्स थी। मगर हमारी सरकारों ने, हमारी एयरफोर्स रेडी थी, तैयार बैठी थी कि हमको आदेश मिले, हमारी सरकारों ने
एयरफोर्स को आदेश देने में कोई हिम्मत नहीं दिखाई। कहने लगे कि भाई हम तो गांधीवादी विचार वाले लोग हैं, हम तो लाठी डंडों से लड़ लेंगे। और 1962 में चाइना ने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो पार्लियामेंट में जब बहस चलने लगी तो प्राइम मिनिस्टर से कहा कि भाई ये जो चाइना वालों ने कब्जा कर लिया है, तो प्राइम मिनिस्टर कहने लगे अरे वो तो बंजर भूमि है, वो तो रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, वहां पर तो कुछ नहीं होता है, अगर कब्जा कर लिया तो क्या हुआ। मगर एक वरिष्ठ सांसद ने कहा प्राइम मिनिस्टर जी, अगर हमारे सर पर बाल नहीं है, अगर हम गंजे हैं, तो क्या इस सर की कीमत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग थे हमारे पार्लियामेंट में बहस करने के लिए, और बहस शुरू हो गई। और देखते ही देखते चाइना की फौज पीले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई जगह पर हमला करना शुरू कर दिया। और ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक कई पोस्टों पर आक्रमण कर दिया। और देखते ही देखते एक के बाद एक हमारी पोस्टें ध्वस्त होती चली जा रही थी। मगर लद्दाख के चुशूल सेक्टर में एक ऐसी पोस्ट थी जिसने चीनी सेना के छक्के छुड़ा रखे थे। जो लद्दाख में, यहां पर लद्दाख था, यहां पे चुशूल सेक्टर में रजंगला पास के पास 13 कुमाऊं रेजिमेंट इन्फेंट्री की चार्ली कंपनी, जिसमें थे 124 वीर अहीर, 124 वीर अहीरों की चार्ली कंपनी, और जिसका नेतृत्व कर रहा था कमांडिंग अफसर मेजर शैतान सिंह, जिसके नाम सुनते ही आज भी चीनी फौजें कांपने लगती हैं। और उस चार्ली कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था रजंगला में, उसका नाम था कमांडर मेजर शैतान सिंह। और मेजर शैतान सिंह को जब कमांड ने मैसेज डाला, कमांड को पता चला कि रजंगला में किसी भी वक्त चाइना की फौज पीले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी किसी भी वक्त रजंगला पर आक्रमण कर सकती है। तब कमांड, ब्रिगेड कमांड या आर्मी हेडक्वार्टर ने, ब्रिगेड कमांड ने मैसेज डाला मेजर शैतान सिंह के पास कि आप अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं। अगर हम जिंदा बचे तो शायद कल फिर लड़ सकते हैं चीनियों से। मगर वहां पर खड़ा था मेजर शैतान सिंह, बोला साहब पीछे हट जाएं, मतलब कि हार स्वीकार कर ले। बोला साहब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत का बेटा मेजर शैतान सिंह हूं, पीछे हटना मेजर शैतान सिंह की परंपरा में नहीं आता। और वो वहां से बोला साहब कुछ भी हो जाए मैं अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मेजर शैतान सिंह अपनी चार्ली कंपनी के पास गया, जिसमें 124 जवान थे। 124 जवानों के पास गया और बोला, मेजर शैतान सिंह बोला कि मुझे कमांड ने पीछे हटने का हुक्म दिया है, अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हटने का हुक्म दिया है, मगर मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा और आप पर यह फैसला छोड़ता हूं, अगर आप में से कोई भी पोस्ट छोड़कर पीछे जाना चाहता है आप बेशक चले जाएं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप छोड़कर चले जाएं। क्योंकि जो कमांड ने जो आदेश दिया था कुछ सोच समझ कर ही दिया था। हमारे 124 जवान, उधर चाइना के 3000 सैनिक, पूरी एक रेजिमेंट, 3000 सैनिकों की रेजिमेंट, और उसके साथ साथ चाइना के आर्मी के साथ साथ उसके साथ थी आर्टिलरी सपोर्ट, यानी कि तोपखाने का सपोर्ट भी था चाइना के पास। अब भारत के पास, भारतीय सेना के पास ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं था। अब भारत, क्योंकि जो वहां पर सर्दी हो रही थी, इतनी ज्यादा सर्दी हो रही थी रजंगला में, वहां पर -20 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी, जो हड्डियों को तोड़ देने वाली सर्दी और शरीर को जमा देने वाली सर्दी। ऐसे में ना तो हमारे सैनिकों के पास सही से जूते थे सर्दियों वाले, ना तो सर्दियों वाले सही से कपड़े थे। फिर भी और हमारे सैनिकों के पास लाइट गन, मशीन गन, LNG 303 राइफल्स के हथियारों के साथ 3000 चीनी सैनिकों से लोहा लेने के लिए सीमा पर तैनात खड़े थे 124 वीर अहीर। 13 कुमाऊं के 124 वीर अहीर चीनी सैनिकों लोहा लेने के लिए खड़े हो गए।
बोला साहब आज पीछे हट कैसे जाएं। 124 जवान बोले साहब पीछे कैसे हट जाएं, आज तो साहब रेजिमेंट के स्वाभिमान की बात है, आज तो अपने देश के स्वाभिमान की बात है। आज तक हमने जो सेना का ऋण, हमने जो सेना का खाया है, जो नमक खाया, आज उसका नमक चुकाने का वक्त आ गया है, आज पीछे कैसे हट जाएं। और 3000 चीनी सैनिकों से लोहा लेने के लिए 124 वीर जवान, भारत माँ के 124 वीर जवान खड़े हो गए, अपनी पोस्ट पर खड़े हो गए। और सब हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे प्राचीन काल से इतिहास उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान ने किसी भी मुल्क पर पहले आक्रमण नहीं किया। अगर हिंदुस्तान ने युद्ध लड़े हैं तो अपने देश के स्वाभिमान के लिए लड़े हैं, अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़े हैं। हम साहब युद्ध के समर्थक नहीं हैं, पर इतना जरूर जानते हैं जब स्वाभिमान पर चोट लगे तब क्रोध जरूरी होता है, और जब स्वाभिमान पर चोट लगे तब क्रोध जरूरी होता है, और जब कोई मर्यादा तोड़े तब प्रतिशोध जरूरी होता है। और उसी प्रतिशोध को लेने के लिए 3000 चीनी फौज से लोहा लेने के लिए खड़े थे भारत माँ के 124 जवान। सुबह के 4:30 बज रहे थे। सुबह के 4:30 बज रहे थे, वैसे ही चाइना फौज ने रजंगला की ओर बढ़ने लगी। रजंगला पर कब्जा करने के उद्देश्य से चाइना की फौज बढ़ने लगी। जो हमारी ओपी थी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जो ओपी बैठी थी, उसने मेजर के पास, कमांडिंग अफसर के पास मैसेज डाला कि साहब चाइना की फौज 500 मीटर की दूरी पर है, वो बढ़ रही है। उसने कहा कि साहब फायर करने का आदेश दिया, आदेश दो। मर कमांडर बोला जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई फायर नहीं करेगा। बोला आने दो जरा नज़दीक चाइना की फौज को। और जब 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर थी, चाइना की फौज जब 200 मीटर की दूरी पर थी, तब फिर ओपी से मैसेज आया कि साहब 200 मीटर पर आ गए हैं, 100 मीटर पर की दूरी पर चाइना की फौज है, आप फायर करने का आदेश दो। बोला मैं जब तक नहीं कहूँगा तब तक कोई फायर नहीं करेगा। और जैसे ही 40-50 मीटर की दूरी पर जब चाइना की फौज थी और मेजर शैतान सिंह ने हुक्म दिया, एक साथ भारत माँ के वीर सपूत ने जब फायर खोली तो न जाने वहाँ पर रेजंगला के पथरीले रास्तों पर चाइना फौज के लाशों के ढेर लग गए। और चाइना फौज ने एक के बाद 7 आक्रमण किए, मगर 7 आक्रमणों का परिणाम ये था कि लद्दाख में जो पथरीले रास्ते थे, वहाँ पर रजंगला के पथरीले रास्तों पर चाइना की फौज को लाशों के ढेर लगे थे। और मेजर कमांडर कभी इस पोस्ट पर जाता अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, कभी इस पोस्ट पर जाता, कभी दूसरी पोस्ट पर दौड़ के जाता कि बोला चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और देखते देखते चाइना के न जाने कितने सैनिक शहीद हो गए, और हमारे सैनिक उसके साथ साथ हमारे भी कुछ सैनिक शहीद हो गए। और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, कि हमारे सैनिकों का मनोबल ना टूटे, मेजर शैतान सिंह कभी इस पोस्ट पर दौड़ के जाते, कभी उस पोस्ट पर दौड़ के जाते। उसी बीच मेजर शैतान सिंह को गोली लग गई, और जो गोली लग गई तो घायल मेजर शैतान सिंह टूट पड़ा चीनी सैनिकों पर, सिंह की घायल शेर की तरह टूट पड़ा। और देखते ही देखते न जाने कितने चीनी सैनिकों के लाशों के ढेर लगा दिए। जब अपने कमांडर को घायल अवस्था में लड़ते देख सैनिक चीन की फौज पर टूट पड़े, न जाने कितनी चीनी सैनिकों के लाशों से पाटते। उसी बीच हमारे कमांडर घायल हो गए, ज्यादा घायल हो गए, और 2 लोग उनको पर्वत के एक पहाड़ के पीछे ले गए। और कमांडर बोला उनसे, सैनिकों से, मुझे नीचे मत ले जाओ। बोला साहब तुमको गोली लग गई है, आप नीचे चलिए। बोले मुझे मत ले जाओ, मैं मेजर शैतान सिंह के अंदर जब तक लहू की एक बूंद भी रहेगी, मैं रजंगला पर कब्जा नहीं करने दूंगा, मैं अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पोस्ट पर कब्जा होने नहीं दूंगा चाइना फौज को। और उस साहब
कौन से हौसले के साथ ये सैनिक लड़ते हैं। उसको पता है कि 24 घंटे से ज्यादा हमारी जिंदगी नहीं है। इतनी गोलियां लगी थी मेजर शैतान सिंह को, इतनी घायल अवस्था में थे, उनको पता है कि साहब हमारी 24 घंटे से ज्यादा जिंदगी नहीं। फिर भी वो कौन से हौसले के साथ लड़ते हैं, जबकि पता है कि सब कुछ 24 घंटे में सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। फिर भी वो अपनी भारत माँ की स्वाभिमान के लिए, अपनी रेजिमेंट की शान के लिए, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के शान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपना ऋण चुकाने के लिए वो मेजर शैतान सिंह घायल अवस्था में भी पोस्ट छोड़कर नहीं जाता है। और कुछ क्षण बीतते ही मेजर शैतान सिंह शहीद हो जाते हैं और 2 सैनिक एक हवलदार के पास दौड़ते हुए जाते हैं। बोले साहब, अब वो भी हवलदार जो था वो भी घायल अवस्था में था, उसको खुद गोली लगी थी, घायल अवस्था में था। उसने कहा कि साहब हमारे कमांडर शहीद हो गए, हमारे कमांडर मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए। जो हवलदार था उसने कहा, मरते मरते एक बात कही उसने, हवलदार ने बोला कुछ भी हो जाए हमारे कमांडर मेजर शैतान सिंह की लाश चीनी सैनिकों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और वो दो सैनिक कमांडर को, मेजर शैतान को एक पर्वत के पीछे, एक पहाड़ के पीछे ले गए और वहां पर बर्फ से ढक दिया, बर्फ, और उसके ऊपर खुद लेट गए। और अपने कमांडर को जब पता चला कि हमारे कमांडर शहीद हो गए, उनका बदला लेने के लिए, उनका प्रतिशोध लेने के लिए हमारे सैनिक चीनी सेनाओं पर निहत्थे टूट पड़े, क्योंकि हमारे सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो गई थी। पत्थरों से लड़ने लगे, जब पत्थर खत्म हो गए तो राइफलों के बट से लड़ने लगे। जब राइफलें टूट गईं तो हमारे सैनिक निहत्थे लड़ने लगे और चाइनीज फौज के लोगों के सर आपस में टकरा टकरा के न जाने कितने सैनिकों को शहीद कर दिया, न जाने कितने चाइना के फौज के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वो थे हमारे भारत माँ के वीर सपूत। और देखते ही देखते हमारे 114 जवान शहीद हो गए। और मेजर शैतान सिंह का पराक्रम, वहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट का पराक्रम देखते ही चाइना की फौज पीछे भागने लगी। और चाइना की फौज ने मेजर शैतान सिंह के पराक्रम को देखकर और 13 कुमाऊं रेजिमेंट के पराक्रम को देखकर 3 दिन बाद ही चाइना सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। जब 2 बंदे चले आर्मी हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को, पता चला कि भाई रेजंगला की क्या घटना है। वहां के ब्रिगेडियर को, वहां के बड़े बड़े अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ कि हमारे 124 जवान 3000 चीनी सैनिकों से कैसे लड़ सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ आर्टिलरी सपोर्ट भी था उसके साथ। उन्होंने जो सैनिक गए थे बताने के लिए, बोले नहीं साहब सही घटना है, हमारे मेजर शैतान सिंह के साथ इतने जवान शहीद हो गए हैं और उन्होंने रेजंगला पर कब्जा नहीं करने दिया। मगर हमारे वहाँ ब्रिगेडियर साहब जाते कैसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी और रेजंगला तक पहुँचना असंभव था, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी पड़ रही थी जहाँ तक पहुँचना असंभव था। जब फरवरी और स्टार्टिंग मार्च के आसपास जब ब्रिगेडियर साहब और उनके कुछ जवान जब रेजंगला तक गए, उसी रेजंगला की पोस्ट पर जब पहुंचे, जो सैनिकों ने जो कहानी बताई थी रेजंगला की, जो युद्ध की जो कहानी बताई थी, हूबहू वही उनको देखने को मिला। और वही मेजर शैतान सिंह बर्फ में अपनी पिस्टल के साथ मिले। वो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी घायल सिंह युद्ध करने को तैयार बैठा हो। और उसके साथ साथ 114 जवानों की लाशें मिली वहीं पर, और उनके साथ साथ सारे हथियार उनके पास ही थे, एक में भी गोली नहीं थी, सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। और ब्रिगेडियर साहब को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह थी कि ब्रिगेडियर साहब ने देखा कि 1300 से 1500 चीनी सैनिकों के लाशों के ढेर लगे थे वही रेजंगला पास पर, जो हमारे 124 जवानों ने चीनी सैनिकों के लाशों के ढेर लगाए थे, उसी रेजंगला में वहीं पर जब ब्रिगेडियर साहब ने देखा कि 1300 से 1400 जवानों के
चाइना के जवानों के लाशों के ढेर लगे हैं, तो आश्चर्यचकित रह गए और उस परमवीर योद्धा, उस कमांडिंग अफसर मेजर शैतान सिंह की वीरता को देखकर भारत सरकार ने मरणोपरांत, मेजर शैतान सिंह के मरणोपरांत भारत के परमवीर चक्र पीवीसी, भारत के वीरता, जो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, परमवीर चक्र से सम्मानित किया मेजर शैतान सिंह को। ऐसे थे हमारे मेजर शैतान, ऐसे थे भारत के वीर सैनिक। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब हमारा ब्रिटिश की हुकूमत थी हमारे देश पर, और अंग्रेजों ने कहा कि भाई भारत की सेना चले हमारे साथ लड़ने के लिए, और महात्मा गांधी बड़े नेताओं ने सपोर्ट किया। और जब हमारी ब्रिटिश की तरफ से हिंदुस्तान की सेना लड़ रही थी तब उसके शौर्य, उसको साहस को देखकर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का तानाशाह हिटलर ने भी कहा था, अगर मुझे हिंदुस्तान की फौज मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पर फतेह कर सकता हूं। क्योंकि जो युद्ध, जो कौशल में जो हमारे सैनिक लड़ रहे थे, जिस विश्वास के साथ लड़ रहे थे, ऐसा कौशल, ऐसा पराक्रम देखकर जर्मनी का तानाशाह हिटलर ने भी कहा था, अगर मुझे हिंदुस्तान की फौज मिल जाए, अगर हिंदुस्तान की इन्फेंट्री मिल जाए, मैं पूरी दुनिया पर फतेह कर सकता हूं। ऐसे भारत माता के वीर जवानों को, जिन्होंने रजंगला की धरती पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे भारत माँ के वीर सपूतों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।